सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आज के सेशन में आज हमारा जो कोड है ये इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है, पॉलिटिकल ऑनर्स का BPSC 102 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। ठीक है, तो हम देखेंगे जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, हिंदी के लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हम संवैधानिक का मतलब होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें बहुत से प्रकार के फ्रीडम्स, राइट्स, हमारे अधिकार, हमारे ड्यूटीज़, हमारे मोरल ड्यूटीज़ और हमारे हर तरीके के कानूनी अधिकारों का वर्णन किया गया है। वो हमारा संवैधानिक रूप में सरकार का एक नज़रिया है। ठीक है, और भारत में लोकतंत्र के मतलब देखने को मिलता है कि जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन किए जाते हैं, लोगों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रूप में उम्मीदवारों को चुनकर या फिर बोल सकते हो राजनीति चलाई जाती है, वो हमारा लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में बात कर ली जाए तो आज का सेशन जो है पूरा बुक एनालिसिस है विद चैप्टर वाइज। ठीक है, कि कौन से चैप्टर में आप कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है द मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका संविधान का निर्माण देखेंगे। संविधान का निर्माण यानी कि द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपका जो इन्वेंशन हुआ है संविधान का, संविधान बनाने का जो उत्पत्ति हुआ है वह कब हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये आपका 1858 से लेके यानी कि 1858 से लेके 1935 के जो दौरान जो टाइम रहा है ना, ये ऐसा टाइम रहा है जहाँ पर हमने अलग अलग एक्ट्स के रूप में, गवर्नमेंट्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट्स का जो एक्ट पारित किया गया, गवर्नमेंट्स ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट जो है 1935 के द्वारा जो है हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी वर्णन देखने को मिला है। भारतीय संविधान का जो रूपरेखा यानी कि जो स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो डेवलप्ड किया गया है ना, उस स्ट्रक्चर के रूप में जो है नेहरू जी का रिपोर्ट क्या था 1928 का जो उन्होंने लाया था, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था हमारे भारत में, वो क्या था इस बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में देखेंगे कि हमारे संविधान सभा का गठन करने के लिए किस तरीके की असेंबली का निर्माण किया गया था। क्रिप्स मिशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या था। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैबिनेट के सदस्य जो है मुस्लिम लीग के पार्टी और कांग्रेस सदस्य व्यवस्था किस तरीके के यहाँ पर जो है हमारे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने कैसे अपने तर्क वितर्क रूप में रखे। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये इलेक्शंस करवाने के लिए किस तरीके से, चुनाव करवाने के लिए भी यहाँ पर संविधान का चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें चैप्टर नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में कवर करते करते हम यहाँ भी ये पॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं कि हमारे द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से लेकर 1949 तक क्या हमारे भारतीय संविधान निर्माण के जो सभा है वो बेहतर किस तरीके से यहाँ पर बैठक बुलाई गई, हमारे भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितने वर्ष लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टाइम लगा था। तो ये सारी बातें हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड यानी कि पार्ट सेकंड के बारे में, दार्शनिक आधार यानी कि फिलोसॉफिकल प्रीमाइंस जो है यहाँ पे कवर करेंगे, प्रीमाइंस जो है यहाँ पे कवर करने वाले। तो देखो, दार्शनिक आधार के रूप में देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो किस बेसिस पे टिका हुआ है, उसका बैकवर्ड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसका जो पृष्ठभूमि क्या है, इसमें हम कवर करने वाले हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय संविधान सभा का जो दर्शन है कैसा रहा है, भारतीय संविधान का दर्शन यानी कि फिलोसफी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ असेंबली जो है ऑफ इंडिया वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब उसके साथ साथ आप इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा का संप्रभुता यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि बोल सकते हैं कि एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडोमोलॉजी के बारे में करेंगे कि यहाँ पे एकमेंडेशन जो है कैसा रहा है, एक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एक्ट और मॉडिफिकेशन जो हमें यहाँ पे कवर करने वाले हैं।
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के भी बारे में कवर करने वाले हैं कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करते समय हमारे फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जरिया या फिर बोल सकते हैं एक प्लेस मतलब रखा गया, एक जगह बनाकर उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे एकेडमिक डिबेट्स यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान को सभा में जो डिबेट हुए थे ना, यानी कि तर्क वितर्क हुए थे, विचार विमर्श हुए थे, जो बहस के रूप में देख सकते हैं, तो वो भी इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले जैसे लाइक डेट की 7 जो दिग्ध जो बोल सकते हैं संविधान निर्माता माने जाते हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी हो गए। ठीक है, अल्पसंख्यकों के रूप में उन्होंने किस तरीके से अपना नजरिया रखा था, अल्पसंख्यक के रूप में वो किस तरीके से बैकवर्ड जो आपके कास्ट या फिर बोल सकते हैं बैकवर्ड कास्ट जो पब्लिक थे उनको कैसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बोल सकते हो कि अनुच्छेद के रूप में उन्होंने अल्पसंख्यकों के रूप में आरक्षण की बात रखी थी। तो ये सारे चैप्टर नंबर 2 में आप लोग कवर करेंगे। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। प्रीएम्बल जो है आपका प्रस्तावना, प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल को जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो देखो एम्बल, एम्बल मतलब है प्री एम्बल, क्या है, प्रस्तावना, यानी कि कुछ चीज़ से आपने दोबारा प्री एम्बल यानी कि पूरा तरीके से एक नया बनाया, एक बोल सकते हो लाइक डेट कि किस तरीके से क्रिएट किया। तो फॉर एग्जांपल हमारे प्री एम्बल किसे किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बुक का प्री एम्बल किया गया, यानी कि बोल सकते हो प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब इसका जो पृष्ठभूमि की बात की जाए तो हमारे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के बारे में बताया गया कि हम किस तरीके से पहले जो हमारा एक्ट पारित हुआ था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो लागू किया गया था एक्ट, उनके द्वारा जो कानून लागू किया गया था, उन कानून के कारण जो है हम किस तरीके से उसमें चेंजेस लाके हम उसको बस दोबारा से भाई उसकी प्रस्तावना का नज़रिया या फिर बोल सकते हैं कि उसकी असेंबली की जाए, उसको बनाया जाए, उसका क्रिएटिविटी किया जाए, उसको मेक किया जाए। और यहाँ पे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म यहाँ पे बोल सकते हैं इंटीग्रिटी और प्रीएबल के रूप में बात कर रहा है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 में आप ये भी करेंगे कि सोशलिज्म क्या था, समाजवादी क्या था, ठीक है, समाजवादी, और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया, अल्पसंख्यक व्यवस्था के बारे में बताया गया कि जो सेकुलरिज्म जो होता है, धर्मनिरपेक्षता जिसे बोलते हैं, तो भाई किस बेसिस पे है। सेकुलरिज्म जो है, सोशलिज्म जो है, समाज को लेके आगे बढ़ने की बात कर रहा है, सोसाइटी को लेके आगे बढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो सोशलिज्म, ठीक है, इसको समझने के लिए सोशल कहाँ पे, हमारा सोसाइटी। ठीक है, समाजवादी किससे बना है, समाज से मिलकर बना है। तो इसीलिए यानी कि उनके बारे में, उनका डेवलपमेंट के बारे में रखने की बात इनके यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 3 के बाद आपका जो आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, यानी कि जो बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे बोल सकते हैं पूर्ण रूप से देखा जाए हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट के द्वारा बिल पारित किया गया, और उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पारित किया गया 1925 में। नेहरू रिपोर्ट आपका जो है 28 में पारित किया गया था। उसके बाद सप्रू रिपोर्ट जो है यहाँ पर 1945 में पारित किया गया। तो ये सारे रिपोर्ट्स क्या थे, हमारे भारतीय संविधान में बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार दिलाने का एक नज़रिया था, और उनके द्वारा जो है हमारे मौलिक अधिकारों के जो है सेलिमेंट्स जो है यहाँ पर तैयार किया गया था। ठीक है, अब ये सालिएंट्स जो है आपके फीचर्स जो ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूँ तो 4.3 के अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की बोल सकते हैं कि विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख विशेषता यानी कि सेलिमेंट्स फीचर्स ऑफ यानी कि स्पेशल फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेलिएंट्स का मतलब होता है कि स्पेशल के रूप में, स्पेशल कैटेगरी यानी कि प्रमुख व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे राजनेताओं के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे 6 अधिकार के रूप में जाने जाते हैं जो कि अब रह चुके हैं। अदरवाइज हमारे पहले 7 थे जिसे हम संपत्ति का अधिकार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में 6 के 6 प्रकारों के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब उसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 4 के साथ साथ इसमें हमारा लाइक डेट कि आपके ऊपर कोई शोषण हो रहा है तो उसके ऊपर भी हमारा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ जो है को बोल सकते हैं कि जुडिशरी में जा सकते हैं, जस्टिस के पास जा सकते हैं, न्याय प्राप्ति कर सकते हैं,
न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के अनुसार प्रोवाइड किया गया, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद द बेसिक स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक के रूप में, यहाँ पे क्रोनी के रूप में आपका देखने को मिलता है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे बोल सकते हैं कि मूलभूत सिद्धांत जो है वो हमारे क्या है, जो डेमोक्रेटिक के रूप में या फिर डेमोक्रेसी के रूप में टिका हुआ है। मूलभूत आधार क्या है, हमारा मूलभूत आधार क्या है कि हमारा एक ऐसा देश हो जो मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्र हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था का रूप में हो, ठीक है। तो हमारे मूलभूत अधिकारों के रूप में देखा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है जो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए, ठीक है। तो हम इसमें ये चैप्टर नंबर 5 में ये देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जाए तो देखो आपकी बात बोल दिया जाए तो ये हमारे राज्य के, यानी कि जो हमारे स्टेट गवर्नेंस को चलाने का सबसे बड़ा जो है ये पॉलिसी निर्माता है। तो इसमें आपके बोल सकते हैं कि 17 प्रकार के जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए जाते हैं, ठीक है। जो अगर मैं बात बोलूँ तो ये हमारे संविधान के, अगर मैं बात बोलूँ तो भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में दिया गया है, यानी कि संविधान के 4 पार्ट में से चौथा पार्ट है ये, ठीक है। तो अब इसमें आपके देखे जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि राज्य के पहले आपके आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 36 में दिया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा बताई जा रही है, राज्य के जिक्र किया जा रहा है कि राज्य जो होता है वो कैसे बनता है, लोगों के द्वारा बनता है, लोगों के रूप में बनता है, लोगों के हित के लिए एक राज्य है, पूर्ण रूप से कार्य करता है, ये सारी बातें इत्यादि इत्यादि बातें यहाँ पर दिया गया है। जो कि अगर मैं बात बोलूँ तो ये आपके 17 जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के यहाँ पे अगर सिंपल सा लैंग्वेज में बात बोलूँ तो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांतों का संशोधन, यानी कि जो अमेंडमेंट्स जो होते हैं, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि संशोधन करना, यानी कि संशोधन का मतलब होता है चेंज कर देना। संशोधन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संशोधित का मतलब होता है चेंज कर देना, उसका परिवर्तन कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारा 370 जो आर्टिकल था उसको कैसे संशोधित करके हमारे क्षेत्र में लागू मतलब शामिल कर लिया गया, हमारे भारतीय मैप में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो वो क्या था, उसी को संशोधन के रूप में देखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात बोलूँ तो चैप्टर नंबर 5 में ये भी पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार एक तुलना, यानी कि बात कर लीजिए नीति, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स अ कंपैरिजन, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं और आपके बोल सकते हैं राइट्स और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाए तो देखो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो बोल सकते हैं मूलभूत आधार होता है ना, मूलभूत आधार ही इंसान को, यानी कि जो हमारे जो बेसिक राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स के माध्यम से ही ना हमारा जो नीति किसी भी तरीके का जो हम बना रहता है वो हमारे अधिकारों के रूप में ही बना होता है। अब देखो नीति यानी कि जो पॉलिसी बनी होती है भाई, किस पॉलिसी बनते समय एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि सभी को उनके अधिकारों से वंचित ना रखा गया हो, सभी को उनके अधिकार प्राप्त हो, उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का जो है भेदभाव ना किया गया हो, उनके अधिकारों को रोका गया ना हो, तभी हाँ वो पॉलिसी जो है स्टेट के रूप में लागू होती है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 6 से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो जैसे हम देखो आप लोग पेरेंट्स को सोचते हो कि हाँ माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, ऐसा बोला जाता है ना। तो भाई आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के जो है ना हमारे भारतीय संविधान में जोड़ने का जो है चरण आपको 1980 के आसपास का जो है देखने को मिलता है कि 1980 के आसपास जो है बाद हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। उसके बाद इस चैप्टर में 6 चैप्टर में आप ये भी पढ़ेंगे कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों का प्रवेश कहाँ से हुआ भाई, कैसे हुआ भाई। तो वो आपका देखने को मिलता है कि संविधान के 42वें व 86वें संशोधन के बाद, यानी कि जब हमारा संशोधन हुआ ना, यानी कि अमेंडमेंट जो हुआ था,
अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ठीक है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब संशोधन हुआ था तो उस दौरान जो है यहाँ पर हमारे जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में, कि भाई जो इंडिया के लोग हैं ना उनकी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने देश के बोल सकते हैं कि देश हित के प्रति। तो हमारा मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य है भाई, 11 कितने हैं भाई, टोटल 11 है, ठीक है। तो उन 11 के रूप में देखा जाए हमारे मौलिक कर्तव्य के रूप में जो ऐसे आते हैं जिसके अंतर्गत मैं अगर मैं बात बोलूँ तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो देखो यहाँ पे आप लोगों के बकायदा सारे कर्तव्यों का जिक्र भी यहाँ पे बकायदा किया गया है, ठीक है। तो उन कर्तव्यों के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारा मौलिक कर्तव्यों का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों है, यानी कि उसकी महत्वता क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है भाई। तो पहली बात तो ये देखो कि जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को अगर कर्तव्य के रूप में लेते हैं तो बेहतर तरीके से आप उसे संभाल कर एक प्यार से अच्छे तरीके से रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माँ बाप के कर्तव्य बनता है कि अपने बेटे को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, उसे सचेत करना, लेकिन भाई एक बेटे का कर्तव्य बनता है लेकिन वो पूरा नहीं करता कि अपने माँ बाप की जो है अंतिम क्षण जो है सेवा करे या फिर उसकी रक्षा करे, उसको अपने पास संभाल कर मतलब उसको अपने पास छोटे बच्चे की तरह अंतिम पल में जो है उनको रख सके। तो भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अपने देश के प्रति और अपने देश हित के प्रति और समाज के प्रति जो है ना बेहतर और बोल सकते हैं कि प्रेम कर सके या फिर उनके बारे में बेहतर तरीके से उनके विकास के बारे में हम सोच सकें। ये सारी बातें चैप्टर नंबर 6 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 6 चैप्टर के बाद जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 कवर होगा। अब उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7 लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव भाई क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ, जिसे हम विधायिका के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, विधायिका। विधायिका क्या करता है, पहली बात इसमें ये देखेंगे भाई कि राष्ट्रपति का स्वरूप क्या है, राष्ट्रपति किस तरीके से अपना शासन करते हुए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे लोकसभा किस तरीके से कार्य करता है, राज्यसभा किस तरीके से सीटें बुक कर मतलब इनकी बुकिंग कैसे होती है, और उसके बाद लोक अध्यक्ष और यहाँ पर राज्यसभा के सभापति कैसे यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और बिल मनी भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे पार्लियामेंट कमिटीज़ भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे बोले तो द स्पीकर भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं आपको तो बकायदा पता चल गया, ठीक है। तो देखो विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव क्या करता है, ये कानून को निर्माण करता है, यानी कि क्रिएटिव मेकिंग करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर में बात करूँ तो इस चैप्टर में आप लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि राज्यसभा के विशेषता और शक्तियों की बात की जाए तो पीठासीन व्यवस्था के बारे में बात कर लीजिए, यानी कि स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव क्या है, ठीक है। तो अब इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है कि किस तरीके से ये विधायिका जो है ना राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो है कानून का निर्माण करती है, और धन विधेयक का ऊपर यानी कि मनी बिल कैसे पारित करती है, सारे चैप्टर 7 में ही ये टॉपिक सारे हम कवर करने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 7 के साथ साथ हमारा जो आपका आ जाता है यानी कि एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या करता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य करवाने का काम करता है। कार्यपालिका को देखो क्या है, एग्जीक्यूटिव का शब्द को समझो क्या है, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब यानी कि किसी चीज़ को शुरुआत कर देना। तो कार्यपालिका क्या करता है भाई, उस काम की शुरुआत कर देता है, उसके द्वारा उस काम को करवाया जाने लगता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर हम 8 में पढ़ेंगे कि विधायिका जो कानून बनाती है और वो सभा में यानी कि राज्यसभा लोकसभा में पारित हो जाता है, तो उसके बाद आपका देखने को मिलता है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उसको आदेशानुसार जो है उसको अब कानून के रूप में तब्दील करते हुए कानून का जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो है योगदान देखने को मिलता है, और किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड द कैबिनेट के रूप में जो यहाँ पर अगर बिल पारित हो जाता है सहमति के द्वारा जो है, तो वो अब क्या है कानून व्यवस्था के रूप में निरीक्षण के रूप में यहाँ पर बनते हुए नजर आता है, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के जो है यहाँ पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रधानमंत्री किस तरीके से जो है अपना कार्य करता है, तथा प्रधानमंत्री के जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो है और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक दूसरे से तर्क वितर्क कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 8 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 जुडिशरी। जुडिशरी को हम बोलते हैं न्यायपालिका। अब देखो न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका यानी कि न्याय करने का स्वरूप, न्याय। देखो न्याय क्या है, जुडिशरी जस्टिस हम बोलते हैं
वी आर जस्टिस बोलते हैं ना, कि क्यों बोला था, यानी कि हम न्याय की प्राप्ति करना चाहते हैं, न्याय की प्राप्ति। तो इसमें क्या है कि देखो विधायिका और कार्यपालिका, देखो विधायिका क्या कर रहा है, कानून बना रहा है, कार्यपालिका उस कानून को पारित कर रहा है, उस कानून को करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब कार्यपालिका जो कार्य करवा रहा है और उसके अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहा, तो क्या है, न्यायपालिका उसका जो है न्याय करता है, उसको सजा देता है, उसका बोल सकते हो कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि वो सर्वोच्च न्यायालय, और बोल सकते हो कि नियुक्ति व्यवस्था जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारे अमेंडमेंट्स जो हैं आपके किए गए थे, यानी कि जो संशोधन किए गए थे, तो उस रूप में जो है हमारी इन सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से संशोधित करते हुए बाकी को जिक्र किया गया कि भाई किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का शोषण हो, अत्याचार हो या फिर अन्याय हो, तो वो आपका बोल सकते हो कि न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, जो कि हमारे बोल सकते हैं संविधान में बेहतर तरीके से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, हमारे संविधान के सुसज्जित अंकों में हमें ये प्रावधान है या फिर हमें प्राप्त है कि हमें किसी भी तरीके से जो भी हमारे ऊपर कोई भी हमारे राइट्स को, हमारे बोल सकते हैं कि ड्यूटीज़ को, हमारे फ्रीडम को कोई छीन रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या है, कहाँ पे जा सकते हैं भाई, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, और उसका स्वरूप का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। उसके साथ यहाँ पे आपके बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट के रूप में भी देखेंगे कि हाई कोर्ट का क्या यहाँ पर जो है, और उसके बाद जुडिशियल व्यवस्था भी देखेंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट अपना जो है, यहाँ पे आप तीनों कोर्ट के प्रकार पढ़ेंगे कि भाई आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पे आप बोल सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट की बात बोली जाए तो वह आपका उच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय होता है, और आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की जाए तो ये आपका बोल सकते हो जिला न्यायालय होता है, ठीक है। तो इन सभी न्यायालय के प्रकारों के बारे में चैप्टर नंबर हम 9 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि जो शक्तियों का विभाजन की बात कर रहा है, तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा। तो देखिए इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो भाई हमारे डिवीजन पावर में जैसे लाइक डेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन सैद्धांतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे थियोरिटिकली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बैकवर्ड के बारे में पढ़ेंगे या फिर बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी गुट के पास, या फिर किसी भी एक बोल सकते हो पर्टिकुलर इंसान के पास अगर शक्ति सभी प्रकार की होगी, तो वो भाई घमंडी भी हो सकता है और उसे कंट्रोल भी नहीं करने आएगा, तो उसे शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेट लिस्ट, आपके बोल सकते हो कि कॉन्करेंट लिस्ट के रूप में, आपके द यूनियन लिस्ट के रूप में है, इस चीज़ को, इस टॉपिक के रूप में हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। कि हमारे शक्तियों को क्या है, संघ सूची और राज्य सूची और यहाँ पे संवर्तीय सूची के रूप में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि भाई संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, और आपके संवर्तीय सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने शक्तियों के विभाजन यानी कि बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर के रूप में हम चैप्टर नंबर 10 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये शक्तियों का विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि हम बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपने चीज़ों को कर सके, अपने स्टेट का जो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सके, इसलिए हमारे शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं भाई इमरजेंसी, चैप्टर नंबर 11 कवर करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में, यानी कि प्रोविज़न्स जो है हमारे आपातकालीन प्रावधान। तो देखो आपातकालीन प्रावधान की बात की जाए तो देखो सिंपल सा लैंग्वेज है कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के आपातकाल की जिक्र किया गया, एक नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद आपका स्टेट इमरजेंसी, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर इन तीनों इमरजेंसी की बात की जाए तो ये कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है, 352, 356 और 360, यानी कि 352, 356 और 360 के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। और हम ये पढ़ेंगे कि आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ध्यान रखना, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा जो है आपातकाल का स्वरूप अपनाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपातकाल की व्यवस्था या फिर उसकी स्वरूप का यहाँ पे वर्णन देख सकते हैं, ठीक है। वही आपातकाल लागू कर सकता है, हटा सकता है, और उसके द्वारा ही आपातकाल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको भी पता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आपातकाल लागू किया गया था। आप सोचोगे कि भाई इंदिरा गांधी जी तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो आपातकाल कैसे लगा सकते? भाई प्रधानमंत्री भाई आपातकाल की सुविधा को या
फिर उस समय भाई इंदिरा गांधी का दबदबा था हमारे भारत में, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रपति को क्या किया, दबाकर उन्होंने अपने अनुसार आपातकाल लागू कर दिया, ठीक है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है हमारा जो है 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है। और ये आपातकाल जो है बोल सकते हो कि एक ऐसा समय के रूप में जाना जाता है जो कि हमारे अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 में कवर करेंगे 5th एंड 6th आपके शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में। शेड्यूल्स जो है आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अनुसूची कुछ देखो, 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कुछ अनुसूची जनजाति है जो जिनका बैकवर्ड रूप में आते हैं, जो बैकग्राउंड के रूप में जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स, उन्हें जुडिशियल पावर के रूप में, फाइनेंशियल पावर्स के रूप में, उन्हें अब क्या है धीरे धीरे क्या है लेजिस्लेटिव पावर के रूप में अब उन्हें धीरे धीरे अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि वो भी अपना विकास बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग में बात बोलो तो ये बेहतर व्यवस्था जो है यहाँ पर हमारे समाज को इसलिए किया जाता है ताकि वो भी कदम से कदम समाज के अलग अलग देशों के साथ जो है, अलग अलग लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल सके। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन दी 5th एंड 6th शेड्यूल्स एरिया के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये किस तरीके से हमारे एक दूसरे के बीच कंपेयरिंग करेंगे कि भाई 6ठी और 7वीं अनुसूची जो थी, शेड्यूल्स जो था वो किस बेसिस पे था और क्यों लागू किया गया था, उसकी पॉलिसी क्या थी, उसका नीति व्यवस्था था कि उसका मतलब बेस क्या था, उसका थीम क्या था, ठीक है, उसके मोटिव क्या थे, उसके एम क्या था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो यहाँ पर इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं या फिर बोल सकते हो कि आपके मेघालय जो क्षेत्र हैं, उन मेघालय क्षेत्रों के जो है आपके अनुसूचित जो जाति जनजाति है, अनुसूचित जनजाति वो जाति है जो भाई जिनका विकास नहीं हुआ है, जो आज भी विकसित समाज से अपने आप को अलग मानते हैं, वो अलग रहना पसंद करते हैं या फिर इन लोगों से वो अपने आप को अलग करते तथा ये लोग भी उनको अलग कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 12 में कवर करेंगे। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 13 है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। अब यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट्स जानते हो क्या होते हैं? लोकल का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं लोकल एरिया, यानी कि जो पिछड़ा जहाँ पे कोई मतलब नाली का सुविधा नहीं है, सीवेज का कोई सुविधा नहीं है, बिजली बिल वगैरह सब चीज़ जो है नहीं आता होगा, जहाँ पर उस पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो लोकल एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का मतलब होता है कि पंचायती जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है क्षेत्र है वो आपके पंचायती क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है ये आपके एक्ट जो है 73rd यानी कि 73rd एक्ट को पारित करते हुए अमेंडमेंट्स किया गया कि जो हमारे एरिया यानी कि जो बोल सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो है वो आपके पंचायती रूप में निगरानी करेगा किसी भी एरिया के रूप में, और उसके जो है अर्बन और लोकल सेक्टर के रूप में, यानी कि अर्बन जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है अपना वर्क काम करेंगे। ग्राम पंचायत होगा, क्षेत्र पंचायत होगा, जिला अध्यक्ष होगा या फिर जो बोल सकते हैं जिला अधिकारी होगा। तो इस तरीके के जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 में हम कवर करने वाले हैं, और चैप्टर नंबर 13 के साथ जो है ये आपका कोड अब पूर्ण रूप से कवर होता है। जिस सेशन यानी कि इस सेशन में हमने पूरे बुक का एनालिसिस किया विद चैप्टर वाइज, जो कि ये आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल ऑनर्स का कोड था BPSC 102, जो कि अब कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को सेशन समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेशन में अपने डाउट्स को कवर कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।